मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि आपका जो मौन है उसमें आपकी स्वीकृति परिलक्षित होती है, आपकी स्वीकृति सुनाई देती। जो मौन में सुनाई देता है वो शब्दों में भी नहीं सुनाई दे सकता। प्रधानमंत्री के मौन में बहुत कुछ सुनाई दे रहा है और वो सुनकर पूरा विश्व हैरान है। एक आपराधिक चुप्पी है, मेरी आपराधिक चुप्पी हो, आपकी आपराधिक चुप्पी हो, यह हमारा व्यक्तिगत मामला होता है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री की आपराधिक चुप्पी हो तो वो व्यक्तिगत विषय नहीं रह जाता, वो पूरे देश पर, पूरे विरासत पर एक बदनुमा दाग बनकर दिखने लग जाता है और आंखों को बहुत भद्दा दिखता है। वो ऐसा दाग है जिसको हटाया भी नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री की एक आपराधिक चुप्पी है जो बदनुमा दाग पूरे देश पर, पूरे देश के नाम पर बनकर सामने, उभर कर सामने आ रहा। अब आप कहेंगे कि मैं ये भूमिका क्यों बना रहा हूं, किस लिए बना रहा हूं, तो पोस्टर तो आपके सामने है ही। अभी कुछ दिनों पहले जब बजट सेशन चल रहा था तो यह बात तो साबित हो गई कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, प्रधानमंत्री दबाव में हैं, प्रधानमंत्री एप्स्टीन के दबाव में हैं, गौतम अदानी के केस के दबाव में हैं। किस दबाव में हैं? अब ये अगर कौन बनेगा करोड़पति में ये 2-3 ऑप्शन भी दें तो सारी ऑप्शन सही साबित होंगी, उसमें आप जो भी टिक कर दोगे सही होगा। लेकिन जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ वो किसी की भी समझ के बाहर है। प्रधानमंत्री इजराइल गए तो वहां शुरू कीजिए कि क्यों गए साहब, कारण क्या था? तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। सच में, वाकई दिल तो हथेली पे लेकर घूम ही रहे नेतन्याहू के आसपास, जान भी हथेली पे लेकर चले गए। ऐसी क्या मजबूरी है कठपुतली नरेश कि वो धागे हिलाते हैं और आप नाचना शुरू कर देते? क्यों गए थे? क्या हासिल करके आए? आपके आने के 48 घंटे के भीतर एक गैर कानूनी जंग इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर छेड़ दी। गैर कानूनी, अमेरिका की कांग्रेस से कोई अप्रूव नहीं हुई है, पास नहीं हुई है, गैर कानूनी जंग है। एक गैर कानूनी जंग आपके हिंदुस्तान लौटने के 48 घंटे में हो गई और एक राष्ट्राध्यक्ष जो कि शिया के धर्मगुरु भी हैं, आयतुल्लाह खामेनेई साहब, उनकी हत्या भी हो गई। ये सब आपके इजराइल से भारत लौटने के 48 घंटे में हुआ। क्या आपकी ये आकस्मिक यात्रा इस पूरे घटनाक्रम को लेजिटिमाइज करने के लिए थी, एक कानूनी जामा पहनाने के लिए थी, एक लोगों को कुछ और दिखाना था और अंदर कुछ और तैयारी चल रही थी इजराइल और अमेरिका की, और आप उसमें कठपुतली बन गए, सामने आ गए साहब, हां सब कुछ ठीक है, सब चंगा। ये भारत का कद है आज की तारीख में कि आपको कोई भी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर लेता है और आप इस्तेमाल हो जाते हो। और भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री एक अकेला नरेंद्र मोदी नहीं है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत की औकात बना दी, यह भारत की हैसियत बना दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नकली मेडल, एक ऐसा मेडल जो कभी था ही नहीं इजराइल में, यूनिकॉर्न पहना दिया, खुश हो गए साहब, इतलाते इतराते मेडल पहन के घूम रहे हैं। आज इजराइल की वो स्थिति है कि जो ग्लोबल साउथ है वो इजराइल से दूर दिखना चाहता है, इजराइल के पास नहीं दिखना चाहता। ऑल द कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ आर ट्राइंग टू स्टीयर क्लियर ऑफ द जेनोसाइडल रिजीम ऑफ नेतन्याहू, बट द प्राइम मिनिस्टर वेंट हैप्पीली देयर। याद करिए एप्स्टीन फाइल्स में क्या था, सॉन्ग एंड डांस, सैंग एंड डांस्ड। 28 फरवरी को ईरान पर ये हमले हुए। ये हमले तब हुए जब नेगोशिएशंस अभी
जो चल रही थी ईरान और अमेरिका की, वो कंक्लूड नहीं हुई थी, खत्म नहीं हुई थी। कोई युद्ध की घोषणा नहीं, औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। और बार बार ये कंफर्मेशन आ रही थी कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं है। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस से पास हुआ, अमेरिकी कांग्रेस से पास हुआ युद्ध नहीं है, गैर कानूनी युद्ध है। लेकिन भारत में इतना नैतिक बल नहीं था कि इसकी निंदा कर सके। एक शब्द नहीं निकला। सहमा हुआ प्रधानमंत्री, डरा हुआ प्रधानमंत्री, एक शब्द नहीं निंदा का निकाल सकता। और कभी भारत नैतिक नेतृत्व देता था पूरे विश्व को। आज से 15 साल पहले, 10-12 साल पहले यह हालत है। 1 मार्च को जो सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई साहब की हत्या हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया ने, भारत ने, मोदी जी ने एक शब्द निंदा का उस हत्या की नहीं निकला उनके मुंह से। ये कौन सा नया भवन इन्होंने सेवा तीर्थ या जो भी बनाया है, सेवा तीर्थ से ईरान की जो एम्बेसी है, मुझे लगता है 1-2 किलोमीटर होगी। कंडोलेंस बुक खुली हुई है, नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री। क्यों? अनुमति जब मिलेगी तब हिलेंगे। अनुमति कहां से? गैंग ऑफ एप्स्टीन। एप्स्टीन के गैंग्स कंट्रोल कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री को। उनकी अनुमति के बगैर न शोक प्रस्ताव हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से, न निंदा प्रस्ताव आ सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से। अफसोस कि मेरे देश का प्रधानमंत्री गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के कब्जे में है। नहीं जाएंगे, लिख लीजिए आप। लेकिन इसके अलग अलग पहलू हैं। एक तो पहलू जो मैंने आपको अभी बताया मानवीय है, दूसरा ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। हमारे जो रिश्ते रहे हैं ईरान के साथ, हजारों साल के रिश्ते रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जो हमारा रिश्ते ईरान से इतिहास से भी पुराने हैं, ये प्रधानमंत्री का कथन है। तो ऐतिहासिक पहलू भी है, मानवीय पहलू तो है ही। संकट की घड़ी में आप मानवीय पहलू भूल जाओ, आप ऐतिहासिक पहलू भूल जाओ, आप कठपुतली बने घूमते रहो, नाचते रहो, फिरते रहो, अचानक इजराइल पहुंच जाओ, नकली मेडल पहन लो। लेकिन एक आर्थिक पहलू भी है। आर्थिक पहलू ऐसा जो मेरे और आपके घर के किचन तक आता है, वो इस वॉर, इस गैर कानूनी युद्ध का आर्थिक पहलू एक एक भारतवासी को झेलना पड़ेगा। मैं आंकड़ों के साथ मैं आपको बताता हूं कि व्यापारिक पहलू क्या है और क्या नुकसान हमें इसका होने वाला है। आप आइए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको ईरान ने अभी बंद कर रखा है। ईरान ने 2 देशों के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की थी, नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको मैं बता ही चुका हूं। प्रधानमंत्री की आपराधिक चुप्पी, प्रधानमंत्री का गैंग्स ऑफ एप्स्टीन द्वारा जो कंट्रोल है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के मुंह से एक निंदा नहीं निकले, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शोक का शब्द नहीं निकले। ये कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चीन और रूस के जहाजों के लिए खोल दिया, ईरान ने भारत के जहाजों के लिए बंद है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10,000 करोड़ का भारत का सामान, 38 जहाज और 1100 सेलर्स अटके हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 मैं फिर रिपीट करता हूं। शिपिंग एसेट्स वर्थ 10,000 crore rupees, 38 ships and 1,100 sailors are stuck. भारत की जो इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन है, उसने भारत सरकार से आग्रह किया है, गुजारिश की है कि साहब मदद कीजिए। भारत सरकार मदद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ भारत सरकार ने अपने तमाम, as they say in English, bridges have been burnt. सारे पुल तोड़ दिए हैं ईरान के साथ।
अब आप किस मुंह से उनको कहे कि साहब हमारे ये 1100 सेलर्स, हमारा 10,000 करोड़ का सामान, हमारी 38 जहाज आने दीजिए? नहीं कह सकते आप। लुक एट द प्लानिंग, लुक एट द लैक ऑफ प्लानिंग, लुक एट द लैक ऑफ स्ट्रैटेजी। क्या नरेंद्र मोदी को इजराइल जाने से पहले नहीं मालूम था ये होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी को ट्रेड डील साइन करने से पहले, रूस से तेल मना कर लेने से पहले, ईरान से तेल लेने के लिए मना करने से पहले नहीं मालूम था ये सब होने वाला है? क्या खाक इंटेलिजेंस मिलती है उनको? अब अगर आप इंटेलिजेंस 2014 से लेकर अब तक पूरे विदेश मंत्रालय के अमले को दरकिनार करके हरदीप पुरी, एप्स्टीन और अनिल अंबानी के ऊपर निर्भर करोगे तो यही होगा जो हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 साल में भारत सरकार जो क्रूड ऑयल लेता है उसका आधा, लगभग आधा, और जो एलएनजी लेता है उसका भी आधा, और जो एलपीजी, जो हमारे घर में गैस होती है, 85% उस एलपीजी का इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर आया, जो आज बंद है भारत के लिए। नुकसान जो होने वाला है हमारे आपके घरों में, हमारे आपकी जेब को, यह नुकसान होने वाला है। जो हमारा हाई स्पीड डीजल है, जिसका 22% रोड ट्रांसपोर्ट पे जाता है, ट्रकों में और इन सब पे, 14% रेलवे उस पर निर्भर करता है, माइनिंग और क्वायरिंग पे 13% निर्भर करता है, मैन्युफैक्चरिंग 12% इस डीजल पे निर्भर करता है, शिपिंग 7%, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग 4%, पावर जनरेशन 4% और मिसलेनियस 26%। इन सेक्टर्स, इन क्षेत्रों का क्या होगा? ये जवाब कौन देगा? एप्स्टीन देगा, हरदीप पुरी देगा, अनिल अंबानी देगा? कौन देगा? क्योंकि नीतियां तो यही लोग बनाते हैं। किस देश से रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना, यह तो मोदी के हाथ में ही नहीं है, क्योंकि मोदी की जो डोर है वो किन्हीं और हाथों में है, गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के हाथों में है। गुजरात गैस ने अभी एक निर्णय लिया कि जितने उनकी गैस सप्लाई की एग्रीमेंट्स है इंडस्ट्रियल यूजर्स के साथ, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनको सीमित कर दिया गया, क्योंकि संकट की घड़ी है। अब 32% जो गैस, उस पर निर्भरता फर्टिलाइजर्स की है, 32%। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे यहां कुछ जगह पीएनजी, ये सीएनजी है, जो पाइप्ड गैस है, वो है 19%। पावर 12%, रिफाइनरी 8%, पेट्रोकेमिकल्स 4%, और बाकी जो है सेरामिक, केमिकल, ग्लास, मेटल, स्मॉल कस्टमर है, वो 25%। ये हालत हो गई कि अब फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी अपना आउटपुट कट करने का निर्णय लिया, क्योंकि कतर में जो लिक्विड एलएनजी की सप्लाई आती है वो सस्पेंड हो चुकी। तो मिडिल ईस्ट में जो गैर कानूनी युद्ध हो रहा है, उसका मेरे और आपके किचन पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो सुन लीजिए। आज राहुल जी ने एक ट्वीट किया, आपने देखा होगा। वही चिंता जाहिर है जो चिंता इस देश के प्रधानमंत्री को तब होनी चाहिए थी जब उनके मुंह पे एप्स्टीन का टेप लगा हुआ था। अरे कोई जादू टोना करो, कुछ टोटका करो, इस व्यक्ति के सर पे एप्स्टीन का डर तो हटाओ। ये एप्स्टीन का डर हम सबके लिए भारी पड़ रहा है। 60% एलएनजी यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। अब वो कहां से आएगा? हमारी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं कतर के साथ, लेकिन आ ही नहीं पाएगा। अब जो इफको है, उन्होंने अपने यूरिया प्लांट्स में ऑलरेडी रिडक्शंस कर दिए, कमी कर दी कि नहीं, अब नहीं निकाल पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। 40% यूरिया और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं। बताइए साहब, कहां से आएगा? कौन देगा? हरदीप पुरी लाएंगे? एप्स्टीन आइलैंड से आएगा? कहां से आएगा? जो रिसेशन आने वाला है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खाद्य सामग्री, तेल, इन सब की जो कीमतें बढ़ने वाली हैं उसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो काम हमारा है भी नहीं। वो काम जिनका है वो सरकार में बैठे हैं, बंधे हुए, फंसे हुए, उलझे हुए। कब तलवार गिर जाए मालूम नहीं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बेचारे अभी उस सदमे से ही नहीं निकले कि मैं मध्य प्रदेश का सीएम क्यों नहीं बना वापस, पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बना वापस। देखिए हालत क्या है हमारी कैबिनेट की। फॉरेन मिनिस्टर, अब लोग हंसते हैं उन पर,
देश में भी और विदेश में भी, कि साहब आप जब एम्बेसडर थे अमेरिका के, तब एप्स्टीन और हरदीप पुरी तय करते थे कि भारत की विदेश नीति क्या होनी चाहिए, आप हो कौन, ये पूछा जाता है अब उनसे। तो उनकी भी आपने हालत देख ही ली क्या कर दी। ये एक बहुत बार इस्तेमाल किया गया शेर है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। और वो खता एक आदमी ने की, नरेंद्र मोदी ने। और हम सब, आज नहीं आने वाली पीढ़ियां इसकी सजा पाएंगी। इस तरह की खता कर दी इन्होंने। अब हमारे प्रधानमंत्री जब वहां गए, मालूम था, हम तो यही मानेंगे उन्हें मालूम था कि आने वाले कुछ घंटों में वॉर होने वाला है, गैरकानूनी वॉर होने वाला है। चुप हैं। क्या गारंटी है कि ये गैंग्स ऑफ एप्स्टीन किसी और देश, भारत भी उसमें शामिल हो सकता है? क्या गारंटी कि कल को ये हमारे साथ नहीं हो सकता? रूल बेस्ड ऑर्डर का महत्व यही है कि आज पड़ोसी के साथ हुआ, कल मेरे साथ हो सकता है। इसलिए एक रूल्स होने चाहिए, उन रूल्स पे देशों को चलना चाहिए। और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा हिमायती भारत रहा है, उसका ध्वजवाहक भारत रहा है। वी हैव बीन द फ्लैग बेरर ऑफ रूल्स बेस्ड ऑर्डर। और वो ध्वज नरेंद्र मोदी ने रौंद दिया, गिरा दिया। आज ये हालत है कि मोदी तो चुप हैं, खामेनेई साहब की हत्या पे चुप हैं, गैर कानूनी युद्ध जंग में चुप हैं, लेकिन जो विरोध के लिए सड़क पर आए, वो सांसद हो, वो किसी शहर का पुराना भूतपूर्व मेयर हो, एफआईआर हो रही है साहब कि खामेनेई साहब की हत्या के विरोध में आप रोष व्यक्त नहीं कर सकते, आप शोक नहीं कर सकते, आप मातम नहीं मना सकते। ये मेरे देश का लोकतंत्र है। सांसद रूहुल्लाह मेहदी साहब की बात कर रहा हूं, उन पर एफआईआर हो गई, मातम भी नहीं मना सकते। ये इस देश की आज लोकतंत्र की हमने हालत कर दी, हमारे गैंग्स ऑफ एप्स्टीन ने। वो जरा चलाइए। अब मैं कल की घटना पे आता हूं। एक महासागर विजन थी हमारे देश के प्रधानमंत्री की, महासागर, ऑल बोल्ड में लिखा होता था महासागर। चलाइए वीडियो। खोजने में इन्वेस्ट करें। मुझे खुशी है कि आज भारत इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं, हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है, आप सबके कारण बढ़ा है। और इसलिए मैं आज आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, उन पर यह लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। आज आप ही देख रहे हैं, आसियान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, गल्फ हो, अफ्रीका के देश हो, सबके साथ आज भारत का आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। संबंधों की इस मजबूती में चलने तो चल ठीक ठीक। इंडियन ओशन रीजन में सुनिए, इंडियन ओशन भारत की उपस्थिति ये पूरा इंडियन ओशन के हम पहरेदार अपने आप को मानते थे और थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं उदाहरण देता हूं। मैं उदाहरण यह दे रहा हूं कि 2018 में एक यॉट थी, गोवा के आगे इंटरनेशनल वाटर्स में थी। दुबई की प्रिंसेस लतीफा को हमने उस यॉट को पकड़ के उनको गिरफ्तार किया था, इंटरनेशनल वाटर्स में किया था। तो तब तो हम इंडियन ओशन के पहरेदार थे।
अब हमारा मेहमान, मैंने शुरू में अतिथि देवो भव कहा था ना, हमारा मेहमान एक ऐसी एक्सरसाइज में हमारे निमंत्रण पर भारत आया, ईरान का यह वेसल। और जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो कोई भी मेहमान देश की जो शिप्स होती हैं उसमें हथियार लाना अलाउड नहीं होता, ये सेरेमोनियल होते हैं। तो आपने किसी को बुलाया अपने घर, कहा निहत्थे होकर आना। उसके बाद कल हमारे देश की सीमा पर, श्रीलंका के और भारत के बीच में, ईरान का यह जहाज अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, उस पर हमला बोल दिया, कई जानें चली गई। हमारा मेहमान था, हमारी इंडियन ओशन में था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी देखिए क्या क्या ट्वीट करते थे। यह ट्वीट उन्हीं का है, इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्जियन की तरह तैनात है, गार्जियन है। प्रिंसेस लतीफा के लिए तो गार्जियन थे भाई, उस वक्त तो हम इंडियन ओशन के गार्जियन थे। अपने मेजबान की एक परंपरा होती, हम मेजबान थे, अपने मेहमान की हम रक्षा नहीं कर पाए। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हम लोगों से छिपा रह गया, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, अमेरिका ने इस आयोजन में आने से अंतिम क्षण में अपने जहाज नहीं भेजे, अपने अफसर जरूर आए। मेहमान निहत्था होकर आया, एक बड़ा देश अंतिम क्षण पे कहता है साहब मैं जहाज नहीं भेज रहा, मैं अपने अफसर भेज रहा हूं। अफसर आए और हमारे मेहमान को खत्म कर दिया। यह हमारा प्रभाव है, यह हमारी हैसियत है, यह हमारी औकात है। गैंग्स ऑफ एप्स्टीन, याद रखिएगा ये 3 शब्द, ये भूलिएगा मत। ये इनको बड़ा शौक है ना इस तरह की पिक्चरें बनाने का, बननी चाहिए एक पिक्चर। क्या भारत को यह जानकारी नहीं थी कि अमेरिका ऐसा करने वाला है? नहीं थी तो क्यों नहीं थी? और अगर थी तो आपने क्या कदम उठाए अपने मेहमान की रक्षा करने के लिए, आपके प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए? जो प्रभाव हमें लगता था है आपके पास, जो पहले तो था, पिछली सरकारों के पास था। प्रिंसेस लतीफा का उदाहरण देखें तो लगता है था। क्या कारण था कि आपको अगर जानकारी थी तब आपने उस जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया? ये पूरे विश्व ने देखा कि हमारे इंडियन ओशन में ये हमारी हैसियत है। आज से कुछ 40 साल पहले क्या उदाहरण देता हूं, 1986 का, जब वॉइस ऑफ अमेरिका श्रीलंका में एक ट्रांसमीटर लगाना चाहता था। भारत की उस वक्त की कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, नहीं होने दिया। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। एक ट्रांसमीटर वॉइस ऑफ अमेरिका का नहीं लगने दिया। यहां एक जहाज डुबो दिया, टॉर्पीडो कर दिया अमेरिका के सबमरीन ने। और जो ये इंडियन ओशन है, हमारे पास ना केवल वह टेक्नोलॉजी है, भारत के निगरानी क्षेत्र में रहता है। भारत निगरानी भी रखता है और अन्य देशों को सूचित भी करता है अगर कोई सूचना देनी होती है इस विषय में। हम तो सुनते थे कि ये भारत नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। ये क्या हो रहा है साहब? ये क्या हो रहा है? हमारे घर में, घर के आंगन में घुसकर हमारे मेहमान को मार रहे हैं। ये क्या नया भारत लगा रखा है आपने? What kind of a new India is this? Where we cannot protect, in our front yard we cannot protect our guests. We cannot protect our economic interests. We cannot protect our historical ties with nations around us, with Iran. We cannot utter a word of condemnation. We cannot utter a word of sympathy. We cannot utter a word of condolence. What kind of a new India is this? अब लोग कहते हैं हमें कि साहब इंडियन ओशन का मतलब थोड़ी कि इंडिया का है। अरे तो साहब ये सब क्या लगा रखा था आपने कि हम गार्जियन हैं, हम पहरेदार हैं, हम ये हैं, हम फलाना हैं। हम कुछ नहीं है। हम गैंग्स ऑफ एप्स्टीन का एक प्यादा हैं।
और भारत एक ऐसे चेसबोर्ड का हिस्सा बन चुका है जिसमें हम सिर्फ एक प्यादा हैं, वजीर भी नहीं है, हम तो एक छोटे से सिपाही हैं। यह हालत कर दी इन गैंग्स ऑफ एप्स्टीन ने हमारी। मैं कुछ क्लिप ऐसी है जो नहीं चलाना चाहता। आज सुबह हम सबने देखी कि अमेरिका के एक टीवी पर भारत के लिए किस निम्न भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैं नहीं चलाऊंगा, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे भी नहीं, हम अपने हैंडल्स पे भी नहीं चलाएंगे, लेकिन आप वो खुद देख लीजिएगा। ऐसे शब्द भारत के लिए इतिहास में कभी इस्तेमाल नहीं हुए। मैं वो शब्द भी नहीं इस्तेमाल करूंगा। परसों अमेरिका के एक बहुत ही रिटायर्ड वेटरन ने टीवी पर बोला कि हम इंडियन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल पीआईबी ने उसका खंडन किया। खंडन से क्या काम चलेगा? आप क्या एक्शन ले रहे हो? क्या अमेरिका को तलब कर रहे हो? क्या उनको आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो कि साहब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? हम भारत के पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो खुलकर बोलिए ना कि नहीं हो रहा। ये पीआईबी से एक छोटा सा खंडन निकालने से क्या हो जाएगा? सवाल तो पूछिए अमेरिका से कि साहब आपका इतना सीनियर ऑफिसर, जनरल लेवल का ऑफिसर अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? सुधार तो करवाइए, उनसे खंडन दिलवाइए ना। आपके खंडन से क्या हो रहा है? पीआईबी का खंडन आ रहा है साहब, रक्षा मंत्रालय कुछ नहीं बोल रहा, प्रधानमंत्री कार्यालय तो चुप ही बैठा है। तो जो संकट है वो आपके सामने है। आर्थिक संकट है, सामरिक संकट है। हमारी छवि के बारे में तो अब बोलना ही बंद कर दिया हमने। छवि की तो जो हालत कर दी है इन लोगों ने, वो आपके सामने है। जो हमें कहते हैं साहब कि हमारे हित में है इजराइल और अमेरिका का साथ देना। कई लोग आजकल ये नौसिखिए जो आजकल, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास कोई इंटेलेक्चुअल सपोर्ट तो होता नहीं है, तो नौसिखियों का सहारा लेते हैं। अब वो नौसिखिए कहते हैं हमें कि साहब इजराइल और अमेरिका का साथ देना जरूरी, इसलिए हम चुप हैं। भाई हम तो नेटो का हिस्सा नहीं है। फ्रांस तो नेटो का हिस्सा है, स्पेन तो नेटो का हिस्सा है। उनका जो निर्भरता है, उनके जो पारस्परिक संबंध है अमेरिका से, हमसे कहीं ज्यादा हैं। उन्होंने तो रीढ़ की हड्डी दिखा दी अपनी। दे हैव शोन देयर स्पाइन। और हमारा एक विश्व चेला कहते हैं ना अपने आप को आजकल, क्या कहते हैं? अभी भी विश्वगुरु कहते हैं। विश्व चेला, स्पाइनलेस विश्व चेला, चुप। तो अब आपको तय करना है, अगली बार कोई कह देना आपको विश्व गुरु, तो ये सब बता देना ये विश्व गुरु। इसलिए जो तिनका तिनका करके जवाहरलाल नेहरू जी की वक्त से लेकर मनमोहन सिंह जी के वक्त तक अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई, अलग अलग प्रधानमंत्री हुए, सबने तिनका तिनका जोड़ के एक छवि बनाई भारत की, एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया। उसको एक झटके में विश्व चेला ने खत्म कर दिया। आपके सवाल, लेकिन इसी पे रखिएगा। Sir, a joint statement has been released with Finland in which Prime Minister has mentioned that military conflicts cannot be a solution for anything. But he has mentioned about Ukraine and stated that whatever is happening, the tensions which are going on in the other parts of the world, there was no mention about Israel or Iran. हिम्मत What's नहीं your है। take upon it? You are still asking me after this long Mahabharata, you are asking me who is Arjun? He has no courage. He will wait for permission. And America right now must be asleep because there is a time difference. Who will he take permission from? He will not utter a word of condemnation or concern on the Israel-US war, illegal war by Israel and US on Iran. Why do you even expect that from the Prime Minister of India? The Prime Minister of India is completely living under a shadow of fear. Whether that fear comes from Epstein or Gautam Adani's case or something which Anil Ambani knows, go and ask Hardeep Puri, he will be able to tell you. There is some huge shadow of fear under which the Prime Minister lives. Don't you see his body language? Sir, during previous governments,
India also maintain a strong defense cooperation with Israel. Why is the same policy now being questioned? We are not questioning any relationships that you have with other countries. Don't forget that Israel was recognized by a Congress government. We have no problem with that. The thing is, there is a rule-based order that you need to respect. And it's not either or, that if I am a friend of Israel, I have to be necessarily an enemy of Iran. With Iran, we have historic civilizational ties. Can you ignore that? Strategic ties. We have economic dependence, interdependence. All that you will sacrifice for one friend. Netanyahu is Modi's new friend. Iran has been India's old friend. Don't forget that. पवन जी, आपने कहा कि सेवा तीर्थ और ईरान एम्बेसी की दूरी बहुत कम है और प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से क्या रुख है? अगर कंट्रोलर हम तो जा ही रहे हैं, हमारे कई इमरान मसूद होकर आए, कई हमारे लोग जा रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़े ऐसे कोई रोक टोक होती है। हम थोड़ी अमेरिका से परमिशन लेते हैं, इजराइल से थोड़े परमिशन लेंगे। हम लोग जा रहे हैं, जिनको जाना है अभी लगातार जा रहे हैं। बात यह है कि देश का जो निजाम है, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। देश का विपक्ष तो अपना काम कर ही रहा है। देश का निजाम क्या कर रहा है, देश का राजा क्या कर रहा है, वो राजा कहते हुए हंसी आती है। कठपुतली क्या कर रहे हैं, वो तो विश्वचेला क्या कर रहा है, वो आपके सामने है। Sir, as you said, sir, as you said, is the country heading towards this serious energy issues in the future? Do you see that? And as an opposition, do you have any solutions for it to offer for the government? It's not my job to give solutions to the government which commits blunders without asking us. Did they ask us before going to Israel? Did they ask us to stay silent at the illegal war US and Israel have launched on Iran? Did they ask us why not to issue a condolence message for the absolutely dastardly, cowardly assassination of Ayatollah Khamenei? Did they ask us? So don't ask us for solutions, please. We can give you what we did when we were in power. As far as the crisis which is looming large is concerned, I have given you all the data, starting from the fact that the strategic gesture of support which has been given by Iran to China and Russia in the Strait of Hormuz is not extended to us, and rightly so. We had to just follow the rule-based order. The fact that 10,000 crores of our shipping assets in 38 ships with 1,100 sailors are stuck there is an issue. The fact that the Indian National Ship Owners Association has sought government intervention in getting a safe passage is right there in front of you. The fact that over the past 5 years, half of India's crude oil imports, more than half of our LNG, and 85% of our LPG have moved through this Strait of Hormuz is a fact before you. Our energy security is severely threatened. The HSD, which is the high-speed diesel, the crude oil processed by Indian refineries, 22% of our road transport depends on that, 14% of our railways depend on that, mining and quarrying 13% depends on that, 12% of our manufacturing depends on that, 7% shipping depends on that, 4% agri and food processing, 2% power generation, and 26% miscellaneous depends on that. Our fertilizer issues, we'll have our urea issues because of the gas. So there is a serious, very serious threat looming large. Mike? सर, ईरान दूतावास में आज से 3 दिनों का शोक संदेश कार्यक्रम रखा है। आपने कहा कि आपके नेता पहले गए थे, लेकिन आज से शोक संदेश का कार्यक्रम है। क्या कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पे वहां कोई जाएगा अपना? देखिए साहब, हम तो जो करेंगे ही, इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। हमने ही सबसे पहले, खरगे साहब ने बहुत पूरा अपना वक्तव्य दिया, सोनिया जी का एक लेख आपने पढ़ा, राहुल जी लगातार इस पे, प्रियंका जी ने सबसे पहले उन्होंने पोस्ट किया, हम लोग तो सब कर ही रहे हैं। जो देश का राजा है, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके मुंह से न निंदा का एक शब्द निकलता है गैर कानूनी युद्ध का, और न शोक का एक शब्द निकलता है आयतुल्लाह खामेनी की हत्या का। तो आप बताइए
कहां हम आ गए, ये देश हमारा कहां पहुंच चुका है। विश्व गुरु वाकई था ये देश, इसमें कोई शक की बात नहीं, और हर पीढ़ी ने बनाया था उसको, लेकिन एक ऐसा विश्व चेला आया, उसने सब गुड़ गोबर कर दिया। बताइए सर। एक सेकंड, माइक आ जाए, एक मिनट बोलने दो। Sir, there has been reports that on Epstein files on 2017 March 9, Anil Ambani has suggesting that former CIA head David Petraeus should be the ambassador to India. Does this clearly shows that Anil Well, we have been doing a lot of press conferences on the Epstein files, and with a very sadly, we noticed through all those mails and exchanges of iMessages that India's foreign policy, India's defense policy were, and I'm afraid are, being controlled by this architecture created by Epstein in America. Epstein and Mossad, and Epstein and Ehud Barak, and so on and so forth. And instead of depending on our foreign office, our external affairs ministry, our ambassadors, our diplomats, Mr. Narendra Modi depended on persona non grata during those days, at least, Hardeep Puri. He was a persona non grata. He was not occupying any office, no constitutional position. And Anil Ambani and Ehud Barak, these people were deciding our foreign policy, our defense procurement decisions. And who will be the ambassador of US in India? Imagine. So, माइक आ जाएगा अभी, आप इनको भी देना भाई माइक। इस इशू पर संसद के सत्र के अगले भाग में कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कांग्रेस की और पूरे अपोजिशन की? देखिए साहब, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैंने आपको मानवीय पहलू बताया, मैंने आपको ऐतिहासिक पहलू बताया, मैं आपको सामरिक पहलू बताया और आर्थिक पहलू बताया। चारों पहलू के अलावा भी और कई पहलू हैं इसमें। ये तमाम पहलुओं को देखते हुए जाहिर सी बात है कि अगर एक ऐसे निर्णय हमारे प्रधानमंत्री ने लिए हैं, या ऐसे निर्णय जो नहीं लिए हैं, उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे आपकी जिंदगी पर पड़ता है, हमारी आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, हर घर की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तो ये मुद्दा तो गंभीर है और डोमिनेट करेगा ही। सर, आपने दो माइक इधर से आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब इजराइल गए थे प्रधानमंत्री, तो क्या उनको इस युद्ध के बारे में नहीं पता था? तो क्या ये आपका एलिगेशन, आरोप है कि प्रधानमंत्री को इस पूरी वॉर के बारे में पता था और इसीलिए वो वहां पे गए? ये आपका एक एलिगेशन है? आपकी बात मान लेते हैं कि नहीं पता था। ये क्या दोस्ती है आपकी नेतन्याहू के साथ? उसने आपको बताया भी नहीं, आपको बुला लिया और आपके जाते ही काम कर दिया पूरा। ये आप बताइए, अपमान है या नहीं है? आपकी हैसियत क्या है उनकी नजरों में, ये दिखता है या नहीं दिखता? ये तो उस अजम्पशन पे चल रहे हैं हम कि नहीं पता था, और अगर पता था तो आपने ये सारे ऐतिहासिक, मानवीय, सामरिक और आर्थिक नुकसान जो भारत को हो रहा है, उस दिशा में आपने क्या कदम उठाया, मुझे बताइए। नहीं उठाया, तभी तो मैं आपराधिक चुप्पी कहता हूं, क्रिमिनल साइलेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इसीलिए कहते हैं। सर, ये जो खामेनेई की मौत के बाद भारत सरकार का रुख है, उसको लेकर जब आप सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी या जब गद्दाफी को मारा गया था, तब की यूपीए सरकार ने उसकी निंदा नहीं की थी। इसका आप क्या जवाब? हमने सही स्तर पे सही टिप्पणी उस वक्त भी की थी। बात यह है कि जब कमियां निकालनी है तो नेहरू जी की निकालेंगे, और जब आप खुद पकड़े जाओगे तब भी हम पर निर्भर करोगे। साहब, आपने उस वक्त ये नहीं किया था। हमने जो किया था वो आप सबके सामने है, उसका नतीजा आप सबके सामने है कि भारत का एक दर्जा था, पूरा विश्व भारत की तरफ देखता था। मैंने आपको एक 1986 का उदाहरण दिया, वॉइस ऑफ अमेरिका एक ट्रांसमीटर का, वो नहीं लगने दिया श्रीलंका में हमने। ये प्रभाव था हमारा। और मैं को जब ये बोलता हूं कि प्रभाव था, तो मुझे खुद अफसोस होता है कि मेरे को पास्ट टेंस में बात करना पड़ रहा है कि प्रभाव अब नहीं है। ये हालत है हमारी। हम सरकार नहीं चला रहे, हमें लगता है हम गैंग्स चला रहे हैं। दुबई की प्रिंसेस लतीफा को वहां से अगवा करके सुपुर्द करना है दुबई, वो कर देंगे साहब, तब हमारा प्रभाव क्षेत्र है इंडियन ओशन में।
अब नहीं है। बताइए, क्या ये सरकार चलाने का तरीका है? रूल्स बेस्ड ऑर्डर क्या ये होता है कि जब सूट करे तभी हमने कहा जो देश, जो समाज, जो शख्स, जो कौम सिद्धांत पर चलती है वो लंबा चलती है। हमारी सभ्यता सिद्धांतों पर टिकी हुई है, सिद्धांतों पर चलती है, इसलिए इतनी लंबी चली। लेकिन ये विश्व चेला, माफ कीजिएगा। पवन जी, दो सवाल हैं। एक तो जो भारतीय लोग दुबई सहित जो गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए लोग हैं वो परेशान है, हैरान है, उनकी वतन वापसी नहीं हो पा रही है। दुबई में भोपाल के करीब 12 से 15 लोग फंसे हुए हैं, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल वहां पर की जा रही है, भारत सरकार की ओर से कोई मदद नहीं पहुंच पा रही, क्या कहेंगे आप? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे 3 सेलर्स भी मारे गए हैं, उन सबको हमारी श्रद्धांजलि। और हमारे कई लोग अटके हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री जब इजराइल गए थे तो एक दोस्त को, अपने दूसरे दोस्त को नहीं बताना चाहिए था कि साहब ये सब होने वाला है, अपने लोगों को थोड़ा महफूज रखो? फिर उसी पे आ गई बात। हमारे हित की रक्षा हमारा दोस्त नहीं कर रहा, फिर भी हम उसके गले पड़ रहे हैं, साहब तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्योंकि पेगासस का रिश्ता है, दर्द का रिश्ता है, एप्स्टीन का रिश्ता है। क्या रिश्ता है साहब? यही तो पूछ रहे हैं हम। हमारे लोग अटके हुए हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, और भाई साहब वहां नकली मेडल पहनकर आ गए, इन्हें मालूम ही नहीं था। वो मेडल की चमक में बह गए, भटक गए। यही तो हमारे गंभीर सवाल है साहब कि क्या डर है आपके अंदर, क्या खौफ है आपके अंदर कि आप भारत के हितों का समझौता करने में 1 सेकंड नहीं लगाते। खत्म, लोग मर रहे हैं, मरने दीजिए, जो उचित समझो वो करो। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। और अगर भारत सरकार को थोड़ी सी चिंता होती तो प्रधानमंत्री इजराइल या तो जाते नहीं, या एक स्टैंड लेते, या गए थे तो कुछ करके आते। अब पवन जी, एक और सवाल है बिहार की राजनीति से, इस पे पहले हो जाए फिर बात। Resolution of international disputes. Thus, India's silence is neglecting the constitutional principles. Absolutely, this silence is historically wrong, culturally wrong, constitutionally wrong. It has a price, economic price to pay. It has a strategic price to pay, and we have to pay. I'm sorry, but generations to come will have to pay the price for this criminal silence. ये मुझे इस बयान से दुख होता है कि हमें श्रीलंका ज्ञान दे रहा है। यह स्थिति आ गई। श्रीलंका की नेवी हमारी नेवी से कहीं कम मानी जाती, हमारी उत्कृष्ट नेवी है। लेकिन जब यह पोत डूबा तो श्रीलंका की नेवी ने बचाव काम शुरू किया, हम लोग अभी कहीं नहीं दिख रहे। और ये खतरे की घंटी, ये खतरे की दस्तक हमारे दरवाजे पे आ गई है। अमेरिका अगर हमारे दरवाजे पे आकर इस तरह का कांड कर सकता है तो सोचिए वो क्या क्या कर सकता है। उसका डर खत्म हो गया है, लिहाज खत्म हो गया, आंख की शर्म खत्म हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि आपके देश का प्रधानमंत्री गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के कब्जे में है। ये याद रखिएगा। हाँ जी, अलग विषय। अब 2-3 क्वेश्चन और अलग विषय पे। हाँ पवन सर, पहला सवाल तो बिहार के विषय में ही है। बिहार में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से बिहारी भाषा में कहते हैं बलजोड़ी नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जा रहा है, उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है, उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। आपको लगता नहीं कि 6 महीने 5 महीने पहले जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था उसके साथ धोखा है? तो मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, हमें तो कांग्रेस पार्टी को तो कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमने तो तब चुनाव प्रचार के दौरान कह दिया था कि यह धोखा होने जा रहा है। बीजेपी चुनाव में कुछ और दिखाती है। वो महाराष्ट्र में क्या हुआ था आपके सामने है, उससे पहले जम्मू कश्मीर में, हर जगह बीजेपी दिखाती कुछ है, करती कुछ है। और पटना तो अभी झांकी है, अभी तो विशाखापट्टनम बाकी है।
बाकी दोस्तों को भी समझ लेना चाहिए क्या क्या हो सकता है। महाराष्ट्र में शक्ल दिखाई शिंदे की, बैग से निकले फडणवीस। हर जगह तो जो भी छोटा जो ये रीजनल पार्टीज होती हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, ये खुद समझ लें, यात्री अपने सामान की चिंता खुद करें।